नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। इसलिए हम देखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है और भी बहुत कुछ है जो कि हम अध्याय के साथ समझेंगे। सबसे पहले हमें भाषा के बारे में बताया गया है, जैसे यहाँ पे चित्र के माध्यम से हमें समझाया गया है कि नीरज पढ़ रहा था कि माँ ने आवाज लगाई, नीरज बेटा अब पढ़ना बंद करो और थोड़ा नाश्ता कर लो, पढ़ते पढ़ते बहुत देर हो गई है। किताब बंद करते हुए नीरज ने कहा, आया माँ। नीरज उठा और नाश्ते की मेज पर पहुंचकर नाश्ता करने लगा। आपने देखा कि माँ ने बोलकर नीरज को कुछ कहा। नीरज ने भी बोलकर उत्तर दिया और किताब बंद करके वह नाश्ते की मेज पर पहुंचकर नाश्ता करने लगा। ये सब क्या है? एक मौखिक वार्तालाप है जिसके अंदर हम एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं। जैसे माँ बेटे की आपस में बातचीत हो रही थी, माँ ने कहा, बेटे ने समझा और अपनी किताब बंद की और नाश्ता करने के लिए चला गया। तो माँ ने बेटे की बातचीत को समझा और बेटे की बात को माँ ने समझा है कि वो आ रहा है। तो यानी कि इस तरह बोलकर जो बातचीत हुई है उसको हम भाषा कहते हैं। आगे हमें बता रखा है, कई बार हम अपने विचार दूसरों को लिख कर समझाते हैं। जैसे नीरज के पिताजी ने एक पत्र नीरज की माँ को देते हुए कहा, लो, तुम्हारे बेटे अरविंद का पत्र आया है, इस बार उसे 2,000 रुपए चाहिए, उसे पुस्तकें खरीदनी है। तो इसके अंदर एक पत्र आया था बेटे का, तो जिसके अंदर उसने ये बताया था, कई बार हम अपने विचार दूसरों को लिखकर समझाते हैं। जैसे नीरज के पिताजी ने एक पत्र नीरज की माँ को देते हुए कहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि अरविंद का पत्र आया था और 2,000 रुपए चाहिए थे और उसे क्या करना था, उनका पुस्तकें खरीदनी। देखो, दूर छात्रावास से रहते हुए अरविंद ने अपनी जरूरतों को समझाते हुए क्या किया है, पिता को पत्र भेज दिया है और उसमें वह सब लिख दिया है जो वो कहना चाहता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाई जा सकती है तथा दूसरों को कही अथवा लिखी या समझी जा सकती। अर्थात हम भाषा की परिभाषा को देखें तो उसमें हमें लिखा मिलेगा कि विचारों के आदान प्रदान के साधन को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो हमें परिभाषा क्या मिली है यहाँ पे कि विचारों का जो आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, उसको हम भाषा कहते हैं। इसी तरह यह भाषा हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती आदि कोई भी हो सकती है ना। तो किसी भी प्रकार की भाषा हो सकती है जिसमें हम विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से एक दूसरे को भाषा के बारे में बता सकते हैं। ये हो गया है बच्चों हमारा पेज नंबर 1। आगे हम भाषा के बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर हमें दे रखा है कि भाषा का प्रयोग हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं? मौखिक यानी कि बोलकर, दूसरा है लिखित जिसमें कि हम लिखकर अपनी बात को समझाते हैं। एक दूसरे के विचारों को समझने के लिए संकेतों का सहारा भी लिया जाता है। संकेत का सहारा भी लिया जाता है, लेकिन संकेत की भाषा को हम भाषा के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो बात मैं आपको संकेत या इशारों के माध्यम से समझा रही हूँ वो बात आपको उसी तरीके से समझ में आए या वही बात समझ में आए जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ ना। जैसे पहले चित्र में गूंगा भिखारी, एक हाथी, एक हाथ अपने पेट पर और दूसरा हाथ अपने मुंह पर रखकर इशारे से कह रहा है कि उसे भूख लगी है और वह पेट भरने के लिए कुछ पैसे चाहता है। और दूसरे चित्र में बिल्ली को आता देखकर कबूतर आपस में किसी प्रकार की सलाह नहीं करते बल्कि तुरंत उड़ जाते हैं। एक दूसरे की फड़फड़ाहट ही उन्हें भय का संकेत यानी कि डर का संकेत देती है। वो आपस में सलाह नहीं करते कि बिल्ली आ रही है, हम भागे हैं, क्या करें, बल्कि बिल्ली को आता हुआ देखकर वो उड़ जाते हैं और उनकी जो फड़फड़ाहट की आवाज है वो बताती है कि वहां पर संकट है, यानी कि कोई डर की बात है। इस प्रकार संकेतों से समझाई गई बात भी भाषा का ही काम करती है, पर वह भाषा नहीं होती, क्योंकि कई बार अब उसमें विचारों का आदान प्रदान सही रूप से नहीं हो पाता। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है ना, भाषा से जरूरी नहीं है कि जो बात मैं संकेतों के माध्यम से आपको बता रही हूँ तो वही बात आपको समझ में आए जो मैं कहना चाह रही हूँ। इसलिए संकेत वाली भाषा को, इशारे वाली भाषा को भाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया। आगे हमें यहाँ पे एक मुख्य बिंदु दिया है कि कई बार संकेत सही अर्थ नहीं देते, इसीलिए भाषा का मान्य रूप नहीं होता है। ठीक है, आगे हमें भाषाओं के बारे में बता रखा है कि संसार के सभी देशों में अलग अलग भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। जैसे चीन में चीनी बोली जाती है, रूस में रूसी बोली जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, फ्रांस में फ्रांसीसी बोली जाती है,
जापान में जापानी और भारत में हिंदी आदि भाषाएं बोली जाती है। अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है क्योंकि ये लगभग पूरे विश्व में बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। भारत अनेक प्रांतों का देश है, बहुत सारे प्रांत है इसमें। भारत के सभी प्रांतों में अलग-अलग भाषाओं का चलन है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी और असम में असमिया, कर्नाटक में कन्नड़, आंध्र प्रदेश में तेलुगु आदि भाषाएं हैं। ठीक है। हिंदी भारत की क्या है? राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी भाषा के सम्मान में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ओके। आगे देखिए, हम न्यू पेज पे चलते हैं। न्यू पेज पे हमें बताया गया है कि आइए अब हम किसको समझेंगे? लिपि को समझेंगे। हम देखते हैं कि पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं में भाषा का लिखित रूप ही प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हमारी किताबों में लिखा होता है जिसको हम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में यानी कि पत्र पत्रिकाओं में, और जो हमारे पास लेटर्स आते हैं सब में भाषा का लिखित रूप प्रयोग किया जाता है, लिख कर प्रयोग किया जाता है। लिखित रूप द्वारा ही मनुष्य का सारा ज्ञान संचित हो जाता है, यानी कि एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। ठीक है। जिन चिन्हों के माध्यम से भाषा को लिखा जाता है उसको लिपि कहा जाता है। अब लिपि के बारे में ये बताया गया है कि हर भाषा की अपनी लिपि होती है जिसके द्वारा उस भाषा को बोलने वाले लोग लिखकर अपने भाव एवं विचार प्रकट करते हैं। हिंदी क्या है? भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि कौन कौन सी है? देवनागरी है। और भी बहुत सारी भाषाएं बता रखी है जिनकी लिपि के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। हाँ, कभी-कभी कोई लिपि अनेक भाषाओं में भी प्रयोग में लाई जाती है। जैसे हमें यहाँ पे उदाहरण के रूप में बता रहा है कि नेपाली की लिपि कौन-सी है? देवनागरी। संस्कृत को किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी में। मराठी को भी देवनागरी में ही लिखा जाता है। और यहाँ पे अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है, फ्रेंच को रोमन भाषा में लिखा जाता है और जर्मन को भी रोमन लिपि के अंतर्गत ही लिखा जाता है। उर्दू भाषा को फारसी भाषा में लिखा जाता है, अरबी को फारसी भाषा में लिखा जाता है और कश्मीरी को भी फारसी भाषा में ही लिखा जाता है। ये हो गया बच्चों हमारी लिपि। हमने समझा भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं और लिपि किसे कहते हैं। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको हम लिपि कहते हैं। ये तो हो गई लिखने वाली बात, लेकिन हम क्या गलती कर रहे हैं, किस शब्द को किस क्रम में लगाना चाहिए, क्या हम मात्राओं का सही प्रयोग कर रहे हैं, ये सिखाने का काम हमें व्याकरण करता है। जैसे हमें आगे बताया जा रहा है, करण ने साहिल से कहा तुमने खाना खाई। तो ये वाक्य क्या है? गलत है ना। तो खाई की जगह गलत हो गया, यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, लड़का था। तो ये कौन बताएगा? हमें व्याकरण बताएगा। सात्विक ने जोया से कहा बारिश आ रहा है। तो ये क्या है? ये भी गलत है, तो हम इसको सही करेंगे व्याकरण के माध्यम से। ये वाक्य आपको पढ़ने सुनने में अटपटे से लग रहे होंगे ना। यदि हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास विचार भी हैं, विचारों को प्रस्तुत करने के लिए शब्द भी हैं, लेकिन यदि हम अपनी बात सही रूप में ना कह पाए तो शब्द ज्ञान क्या होगा? व्यर्थ होगा, बेकार होगा। उपरोक्त वाक्यों में व्याकरण के नियमों का प्रयोग करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे ये हमें बताया गया। जैसे क्या तुमने खाना खाया? ठीक है, इसको हमने वाक्य को सही कर दिया। उसके बाद बारिश आ रही है, ये हो गया है हमारा शुद्ध वाक्य। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमें बता रखा है, नेक्स्ट पेज पे हमें बता रखा है कि किस तरीके से व्याकरण के बारे में, व्याकरण में हमें बता रखा है कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को क्या करता है? शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। ये हो गई है व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। आगे हमें भाषा के प्रयोग के बारे में बता रखा है कि भाषा का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और भाषा के अंग और व्याकरण के बारे में बता रखा है। जैसे कि भाषा के अंग होते हैं, भाषा के अंग हम वर्णों से बनेंगे शब्द और शब्दों से बनेंगे वाक्य। जैसे हमें वर्ण दे रखा है जिसके एक एक वर्ण है, क सी, तो ये क्या है? वर्ण है ना। और इससे जब हम इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा शब्द और इसी से हम वाक्य बना देंगे। ठीक है। पूरा वाक्य हम कोई भी बना सकते हैं कि किसी ने वहां पर क्या देखा, है ना। तो मतलब एक एक शब्द से क्या बनेगा? वाक्य बन जाएगा। पहले हमारे पास वर्ण आएंगे जिसको हम इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं, उसके बाद हमारा वर्ड बनेगा यानी कि शब्द बनेगा और उसके बाद वाक्य बन जाएंगे। उसी तरह व्याकरण को हम देखेंगे, वर्ण विचार, शब्द विचार और उसी तरह वाक्य विचार। यहाँ हमें भाषा का प्रयोग बता रखा है। किसी भी भाषा का प्रयोग हम वर्णों, शब्दों और वाक्यों के द्वारा
करते हैं। उदाहरण के लिए बंदरों को देखकर हम कहते हैं कि देखो देखो बंदर आ गए हैं, तुरंत भीतर चले जाओ और दरवाजा बंद कर लो। वाक्य बोलने के लिए हमें शब्दों और शब्दों के लिए हमें वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। जब भी हम कोई वाक्य बोलना शुरू करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? शब्द चाहिए। और शब्दों के लिए फिर हमें क्या करना है? आगे हमें वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार व्याकरण के 3 विभाग माने गए हैं। वर्ण विचार, वर्णों से क्या बनेगा? शब्द बनेंगे। और शब्दों से क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। ये हो गया बच्चों हमारा भाषा का चैप्टर। आगे हमें कुछ बिंदु बता रखे हैं जो कि हमने इस अध्याय में सीखे हैं। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ये परिभाषा हो गई। इसके 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आगे हमने बता रखा है भाषा को लिखित रूप देने के लिए किसका निर्माण हुआ है? लिपि का। मौखिक विचारों या भावों को लिखकर प्रकट करने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। हर भाषा की अपनी डैश होती है। क्या होती है? लिपि होती है। व्याकरण क्या करता है? भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। ये हो गया है बच्चों हमारा पाठ 1 भाषा। अब आपको क्या करना है? खुद से इस पाठ को पढ़ना है, समझना है। अगर कोई चीज है जो आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हो ना। और अपने इस अध्याय को अच्छे से पढ़ते हुए आगे की बुक एक्सरसाइज को करना है, जो कि मैं आपको अगली क्लास में करवाने वाली हूँ। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।